नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ साथ बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर सरकार का समान रूप से ध्यान। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार अगले 5 वर्ष में 3 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का गठन करेगी। भारत और जापान के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता टोक्यो में शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, एशिया के 2 प्रमुख लोकतांत्रिक देश एक साथ सामरिक और वैश्विक भागीदारी की दिशा में अग्रसर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने में प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित मिसाइल प्रणाली का 6ठा सफल परीक्षण किया। केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने बिहार में विभिन्न स्थानों पर आतंकवाद के लिए धन जुटाने और PFI के साथ संबंध मामले में छापे मारे। ओणम से जुड़ा तिरुओणम त्योहार आज मनाया जा रहा है और अमेरिकी ओपन टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने इटली के जेनिक सिनर को हराकर पुरुष सिंगल्स और इगा स्विएटेक ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। सत्ता के केंद्र के प्रतीक इस मार्ग के पुराने नाम राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। ये नाम जनसाधारण की भागीदारी और सशक्तिकरण को दर्शाता है। इस पूरे मार्ग को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत नए सिरे से बनाया गया है। इस अवसर पर श्री मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इंडिया गेट के पास छतरी के नीचे 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा स्थापित की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कर्तव्य पथ पर अब लोगों को बेहतर सुविधाओं से युक्त बदला हुआ स्वरूप देखने को मिलेगा। इसमें पैदल रास्ते के साथ लॉन, हरे भरे स्थान, मार्गों के पास लगे बेहतर बोर्ड, नई सुविधाओं वाले ब्लॉक और बिक्री स्टॉल होंगे। इसमें पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास, बेहतर पार्किंग स्थल, नए प्रदर्शनी पैनल और रात्रि के समय जलने वाली आधुनिक लाइट से लोगों को बेहतर अनुभव होगा। इसके अलावा नेताजी की प्रतिमा का अनावरण पारंपरिक INA गीत कदम कदम बढ़ाए जा के धुन के साथ होगा। बढ़ाएगा, के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम से लुटाएगा। देश भर से आए 500 कलाकार कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत और विविधता में एकता की भावना को प्रदर्शित करेंगे। मुख्य समारोह के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होगा। ये कार्यक्रम 11 सितंबर तक शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। इंडिया गेट पर नेताजी के जीवन पर आधारित 10 मिनट का विशेष ड्रोन शो भी दिखाया जाएगा। इस सांस्कृतिक उत्सव और ड्रोन शो में लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ के उद्घाटन समारोह को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने बच्चों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा तथा वाहनों का सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। दिल्ली पुलिस से जारी परामर्श में कहा गया है कि शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक सामान्य यातायात के लिए कुछ मार्गों में परिवर्तन किया गया है। तिलक मार्ग, पुराना किला मार्ग, शेरशाह मार्ग, पंडारा मार्ग और अशोक मार्ग से गुजरने वाले वाहनों के रास्ते बदले गए हैं। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को अपने निजी वाहनों और कैब से नहीं आने की सलाह दी गई है। उन्हें सार्वजनिक परिवहन या पार्क एंड राइड सुविधा का इस्तेमाल करने को कहा गया है। आकाशवाणी दिल्ली आज शाम 7 बजे FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनलों पर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा और आकाशवाणी AIR YouTube चैनल पर भी उपलब्ध होगा। दिल्ली मेट्रो कल से इंडिया गेट या सेंट्रल विस्टा जाने वालों के लिए बस सेवा मुहैया कराएगी। पर्यटक भैरो मार्ग से बसों में सवार हो सकते हैं।
भैरो रोड से इलेक्ट्रिक बसें पर्यटकों को लेकर नेशनल स्टेडियम सी हेक्सागन के गेट नंबर 1 पर उतारेंगी, जहां से इंडिया गेट या सेंट्रल विस्टा तक पैदल पहुंचा जा सकता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने कहा है कि ये सुविधा शुरुआत में 1 हफ्ते के लिए उपलब्ध होगी। इस रूट पर 6 बसों का संचालन किया जाएगा। ये बसें शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारिता नीति का मसौदा तैयार करने के वास्ते एक समिति बनाई गई है। नई दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के 2 दिन के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु समिति के अध्यक्ष होंगे और इसमें हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा। श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता नीति में मुफ्त पंजीकरण, कामकाज में कंप्यूटर प्रणाली की व्यवस्था और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराना जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल होंगे। श्री शाह ने कहा कि सक्रिय सदस्यता, नेतृत्व की पेशेवर क्षमता, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश में इस समय 65,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां काम कर रही हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सहकारी क्षेत्र की मूल इकाई को मजबूत कर सहकारी क्षेत्र को एक नया, लंबा और मजबूत आयुष्य देने में सफल होंगे। अभी लगभग 65,000 पैक्स हैं क्रियान्वयन में, वैसे तो 95,000 हैं पैक्स आज अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हैं। हमने तय किया है कि 3 लाख पैक्स 5 साल में हम कुल मिलाकर बनाएंगे, तो करीब करीब 2,25,000 पैक्स के रजिस्ट्रेशन का हमने लक्ष्य रखा है। वो पैक्स डेयरी भी होंगे, वो पैक्स एफपीओ भी होंगे, वो पैक्स जल वितरण भी करेंगे, वो पैक्स गैस का वितरण भी करेंगे, वो पैक्स गोबर गैस भी बनाएंगे, वो पैक्स भंडारण का भी काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं जुटाने के साथ ही बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। सूरत के ओलपद में आयोजित मेगा मेडिकल कैंप को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य ही बेहतर भविष्य का आधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों की सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेगा मेडिकल कैंप ये अपने आप में कल्पना ही बहुत बड़ी है। एक साथ हजारों लोगों की जांच और मुफ्त इलाज की योजना, मैं मानता हूं कि लोगों को जोड़ना, ये सेवा भाव, सेवा का इतना बड़ा पवित्र काम, मैं जितनी बधाई आप सबको दूं उतनी कम है। गरीब से गरीब के आरोग्य की इतनी चिंता करना, सरकार की योजनाओं से कोई छूट न जाए, इसके लिए विशेष कैंप लगाकर प्रयास करना, इसके लिए मैं मुकेश भाई को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री मोदी ने बताया कि गुजरात में पिछले 20 वर्षों में स्वास्थ्य और चिकित्सा की बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य में एक नया एम्स भी बनाया गया है। हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जन जागरूकता पर, बीमारियों से बचाव पर, बीमारियों को गंभीर होने से रोकने पर विशेष बल दिया है। आज पूरे गुजरात में भी मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों का सशक्त नेटवर्क तैयार हुआ है। पिछले 2 दशकों में मेडिकल कॉलेज 11 से बढ़कर 31 हो चुके हैं। एम्स भी बन रहा है और कई मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। सूरत में भी स्मीमेर हो, नया सिविल अस्पताल हो, जांच की सुविधाएं हो, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात हो, या फिर महामारियों को मॉनिटर करने के लिए विशेष सेंटर, अनेक आधुनिक व्यवस्थाएं बनाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो,
फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, that is 8th of September 2022, brings an exclusive interview with Ms. Peluno Yome, a civil engineer, musician and an entrepreneur from Nagaland. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और जापान के बीच दूसरी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता आज टोक्यो में शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा और विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी के साथ बातचीत कर रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों के आपसी संबंधों में हाल के समय में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच संस्कृति और सभ्यता पर आधारित संबंधों का पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतांत्रिक देश मिलकर सामरिक और वैश्विक भागीदारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। श्री सिंह ने बताया कि भारत और जापान राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर दिसंबर में नई दिल्ली में विशेष समारोह आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें दोनों देशों की थल सेनाएं भाग लेंगी। शिंजो आबे के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने भारत जापान संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अहम योगदान किया है। Let me extend heartfelt condolences on the sad demise of His Excellency Shinzo Abe. India stands in solidarity with the people of Japan as they recover from this loss. Excellencies, there has been significant progress in our bilateral relations in recent times. Both countries have had a long history of cultural and civilizational ties. As two thriving democracies in Asia, we are pursuing a special strategic and global partnership. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हाल के समय में और खासकर 2019 में हुई बैठक के बाद कई गंभीर घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी और जारी संघर्ष को देखते हुए ये जरूरी हो गया है कि इनका समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें एकजुटता से काम करना होगा ताकि बातचीत और राजनयिक तरीके से साझा समाधान हो सके। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रवासी भारतीयों से आग्रह किया है कि वे 130 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत देश में व्यापार की व्यापक संभावनाओं के बारे में विश्व के लोगों को जानकारी दें। सैन फ्रांसिस्को में प्रवासी भारतीयों के साथ दोपहर के भोज के दौरान श्री गोयल ने कहा कि 2047 में स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे होने तक की विकास यात्रा में प्रवासी भारतीयों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। श्री पीयूष गोयल अमरीका यात्रा के दूसरे चरण में कल लॉस एंजलिस में हिंद प्रशांत आर्थिक मंच की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगे। वे अमरीका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम की बैठक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि हिंद प्रशांत आर्थिक मंच में सदस्य देशों के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि महंगाई को कम करना केवल केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, राज्य भी कीमतों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान और उसके तुरंत बाद अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना जरूरी हो गया। और अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ साथ बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर सरकार का समान रूप से ध्यान। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार अगले 5 वर्ष में 3 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का गठन करेगी। भारत और जापान के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता टोक्यो में शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, एशिया के 2 प्रमुख लोकतांत्रिक देश एक साथ सामरिक और वैश्विक भागीदारी की दिशा में अग्रसर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने में प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित मिसाइल प्रणाली का 6ठा सफल परीक्षण किया। केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने बिहार में विभिन्न स्थानों पर आतंकवाद के लिए धन मुहैया करवाने और पीएफआई के साथ संबंध मामले में छापे मारे। ओणम से जुड़ा थिरुओणम त्योहार आज मनाया जा रहा है और अमरीकी ओपन टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने इटली के जेनिक सिनर को हराकर पुरुष सिंगल्स और ईगा स्वीतेक ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा भारतीय सेना ने दुश्मन के हमले का त्वरित जवाब देने वाली सतह से हवा में मार करने वाली QRSM मिसाइल का 6ठा सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण ओडिशा में चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। भारतीय सेना ने ये परीक्षण मूल्यांकन परीक्षणों के हिस्से के रूप में किया है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपने लक्ष्य पर निर्धारित समय में सटीक निशाना साधा। परीक्षण के समय डीआरडीओ और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ और भारतीय सेना को बधाई दी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि QRSM हथियार प्रणाली सशस्त्र बलों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने परीक्षणों से जुड़ी टीमों को बधाई दी है और कहा है कि ये प्रणाली अब भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। सरकार अगले 4 से 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति ढांचे के अंतर्गत माल को रखने के लिए 300 टर्मिनल स्थापित करेगी। इन टर्मिनल्स के बनने से खर्च कम किया जा सकेगा और रेल के माध्यम से अधिक माल की ढुलाई हो सकेगी। सरकार के इस फैसले से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में पीएम गतिशक्ति के ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि को दीर्घावधि के लिए पट्टे पर देने की नीति के संबंध में मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी पत्रकारों को दी। केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आतंकियों को धन उपलब्ध कराने और उग्रवादी गुट पीएफआई से संबंध रखने के सिलसिले में बिहार में कई स्थानों पर छापे मारे हैं। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में कथित आतंकी फंडिंग मॉड्यूल का पर्दाफाश करने के बाद जांच एजेंसी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के एक दिन के दौरे पर हैं। श्री धनखड़ आज सवेरे पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ झुंझुनू जिले के अपने पैतृक गांव किथाना पहुंचे। उन्होंने वहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं भारतीय संगीत जगत की 2 महान हस्तियों पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी की।
आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम आपके लिए भारतीय संगीत के दो दिग्गजों पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी की कहानी लेकर आए हैं। पंडित रविशंकर ने प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान से सितार सीखा था। पंडित रविशंकर ने आकाशवाणी नई दिल्ली में संगीत निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने वर्ष 1948 से 1956 तक आकाशवाणी में कार्य किया। वर्ष 1956 में पंडित रविशंकर ने यूरोप और अमेरिका में कई कार्यक्रमों में सितार वादन किया। वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन, बीटल्स गिटार वादक जॉर्ज हैरिसन और बॉब डायलन के साथ उनके जुड़ाव ने वर्ष 1960 के दशक के उत्तरार्ध में पश्चिमी पॉप संगीत में भारतीय वाद्य यंत्रों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने में मदद की। पंडित रविशंकर ने 25 वर्ष की उम्र में लोकप्रिय गीत सारे जहां से अच्छा के लिए संगीत तैयार किया। पांच ग्रैमी पुरस्कारों के विजेता पंडित रविशंकर ने सत्यजीत रे की फिल्म अपुस त्रिलोकी में संगीतकार की भूमिका निभाई। वर्ष 1986 से 1992 तक उन्होंने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में कार्य किया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक पंडित रविशंकर ने सितार बजाना जारी रखा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक शानदार व्यक्तित्व पंडित भीमसेन जोशी एक ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने न केवल अपने प्रशंसकों का बल्कि अपने आलोचकों से भी सम्मान और प्रशंसा प्राप्त की थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक रूप ख्याल को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध पंडित भीमसेन जोशी को भक्ति संगीत की प्रस्तुति के लिए भी जाना जाता है। आमतौर पर कन्नड़, हिंदी और मराठी भाषाओं में गाए जाने वाले उनके भजन न केवल संगीत प्रेमियों द्वारा बल्कि पूरे देश में श्रद्धालुओं द्वारा व्यापक रूप से पहचाने और सराहे जाते हैं। वर्ष 1943 में उन्होंने मुंबई में आकाशवाणी में काम करना शुरू किया। वर्ष 1950 में जब आकाशवाणी ने धारवाड़ में एक केंद्र शुरू किया तो केंद्र का पहला गीत वंदे मातरम पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, मल्लिकार्जुन मंसूर और बसवराज राजगुरु ने गाया था। उनका सबसे यादगार गायन जो उनके प्रशंसकों द्वारा आज भी याद किया जाता है वो है मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है भारत रत्न भूपेन हजारिका को। दिल हुम करे घबराए, घन धम धम करे कर जाए। आज 8 सितंबर है और जयंती है विलक्षण प्रतिभा के धनी भारत रत्न भूपेन हजारिका की, जिन्हें हम प्यार से भूपेन दा कहते हैं। भूपेन हजारिका ऐसे अद्भुत कलाकार थे जो गीत लिखते थे, उन्हें संगीतबद्ध करते थे और स्वयं उन्हें गाते भी थे। केवल गायन और संगीत के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कविता लेखन, पत्रकारिता और फिल्म निर्माण जैसे कई अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। भूपेन हजारिका का जन्म असम के तिनसुकिया जिले में गांव सदिया में हुआ था। इसके बाद गुवाहाटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। हजारिका को संगीत का लगाव अपनी माता से विरासत में मिला था। भूपेन दा ने 10 वर्ष की आयु में अपना प्रथम गीत लिखा और गाया। भूपेन हजारिका के गीतों ने लाखों दिलों को छुआ। जिस तन को छुआ तूने उस तन
तन को छुपाऊं, जिस मन को लगे नैना। उनके गाए गीत दिल होम होम करे और ओ गंगा तू बहती है क्यों गीतों ने लोगों पर जो जादू किया वह आज तक भी बरकरार है। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निशब्द सदा ओ गंगा बहती हो क्यों। लोगों के दिलों पर बरसों राज करने वाले भूपेन हजारिका ने 5 नवंबर 2011 को दुनिया को अलविदा कह दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। रविवार 11 सितंबर को प्रसारित होने वाले अंक का विषय है बुजुर्ग और शिक्षा। आप अपने सवाल हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 9289094044। आप इस पते पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं एक कदम और AIRnews@gmail.com। सवाल भेजने की आखिरी तारीख है 8 सितंबर। ये आकाशवाणी है। पूरी दुनिया में रह रहे केरलावासी आज थिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त रहे लोगों में ये वार्षिक पर्व इस बार नई आशा और पुनरुत्थान का भाव लेकर आया है। केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मंगलवार को राज्य स्तर के ओणम सप्ताह की शुरुआत की। इस आयोजन में राजधानी थिरुवनंतपुरम और अन्य जिलों में कई स्थानों में पारंपरिक शास्त्रीय लोक संगीत और लोकप्रिय कलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ओणम के पर्व पर देशवासियों और विशेषकर केरला वासियों को बधाई दी है। अमेरिकी ओपन टेनिस के पुरुषों के क्वार्टर फाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्काराज ने यानिक सिनर को पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। कल खेले गए महिलाओं के क्वार्टर फाइनल में विश्व की पहले नंबर की खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ओलंपिक भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज रात ज्यूरिख डायमंड लीग जेवेलिन प्रतियोगिता के फाइनल में भाग लेंगे। 24 वर्षीय नीरज इस प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत सुपर 4 मुकाबले में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। ये मैच दुबई में भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। सरकार ने कहा है कि एक फर्जी वेबसाइट eUdyogadhar.org सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए पंजीकरण कराने का दावा कर रही है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि फर्जी वेबसाइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट छापने के लिए 2,700 रुपये मांग रही है। उद्यम पंजीकरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट udyamreregistration.gov.in है। कृपया इसे फिर से सुन लें, udyamregistration.gov.in। उत्तराखंड के चंपावत जिले में आज सवेरे एक सड़क दुर्घटना में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 10 जवान घायल हो गए। चाल्थी सीमा चौकी के प्रभारी ने बताया है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का एक वाहन 200 मीटर गहरे खड्ड में गिर जाने से यह हादसा हुआ। ये वाहन टनकपुर से लोहाघाट जा रहा था। घायल जवानों का इलाज चाल्थी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ साथ बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर सरकार का समान रूप से ध्यान। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार अगले 5 वर्ष में 3 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का गठन करेगी। भारत और जापान के बीच दूसरी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता टोक्यो में शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, एशिया के 2 प्रमुख लोकतांत्रिक देश एक साथ सामरिक और वैश्विक भागीदारी की दिशा में अग्रसर।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने में प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित मिसाइल प्रणाली का 6ठा सफल परीक्षण किया। ओणम से जुड़ा थिरुथ ओणम त्योहार आज मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।